नमस्कार दोस्तों, आज मैं आवाज़ सुनो पहाड़ों की तरफ से स्टूडियो से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज ये हमारा पहला प्रयास है जिसके तहत हम लोग एक डिबेट की, एक साक्षात्कार की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मूल रूप से पहाड़ के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे दिल्ली में या उत्तराखंड में हैं उनसे समय समय पर सवाल जवाब उत्तराखंड के जन सरोकारों के सवालों पर किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि पहली शुरुआत एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। आज हमें खुशी है कि हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एक ऐसे मित्र, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित हैं जो दिल्ली की राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति में और साथ साथ दिल्ली सरकार में महत्वपूर्ण ओहदा रखते हैं। हमारे बीच में हैं मेरे अजीज मित्र हरीश अवस्थी साहब। हरीश अवस्थी जी रिठाला से काउंसलर रह चुके हैं और उसके बाद एक मर्तबा विधानसभा का चुनाव लड़े, बहुत नैरो मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से चुनाव हारे हैं। उसके बाद तीसरी मर्तबा उन्होंने स्वयं ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हमारे बीच में हैं हरीश अवस्थी। हरीश जी से मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। ये सवाल दिल्ली सरकार के मुद्दों पर होंगे, ये सवाल उत्तराखंड में आप पार्टी के पदार्पण के बाद पैदा हुए सवालों पर होंगे। अवस्थी जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप राजनीति में कैसे आए, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड मूल रूप से क्या है, क्योंकि आपका सामाजिक जीवन में भी बड़ा ज़बरदस्त पदार्पण रहा है और हम समझते हैं कि आपकी शुरुआत धमाकेदार रही है। बहुत ही कम समय में आपने राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि जनता जाने कि आपकी सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड दरअसल क्या है। मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले का रहने वाला हूं। पिताजी मेरे अध्यापक थे, प्रिंसिपल रिटायर हुए। मेरी शुरुआत की पढ़ाई तो पिथौरागढ़ में ही हुई, नारायण नगर अस्कोट में। उसके बाद मैंने नैनीताल में पढ़ा। उसके बाद फिर मैं एमए करने के लिए दिल्ली में आया। उस टाइम जेएनयू के हॉस्टल्स में भी रहा। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं पंजाबी बाग में रहने लगा और हम 4 लड़के एक साथ एक कमरे में हम लोग रहते थे। बड़ी पॉश कॉलोनी है पंजाबी बाग। वहाँ का असर पड़ा। हम चारों मिलकर के राव स्टडी सर्कल से हम लोग, जैसा साधारण लोग करते हैं, मतलब आम स्टूडेंट करता है, हमने भी कोचिंग ली। अचानक मेरे हाथ में टीएन चतुर्वेदी साहब होते थे जो बाद में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बने। उनकी लिखी हुई किताब, उस समय वो गृह सचिव थे भारत सरकार के, एक किताब मेरे हाथ में मिली, कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसको पढ़ने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने इंडियन सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया ही नहीं। वो पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था 1980 का, मैंने देने से ही मना कर दिया। देन देयर आई थॉट दैट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मुझे उनके साथ साथ जो है पैरेलल जो है कोई पॉलिटिक्स में आना चाहिए। वहाँ से मेरे मन में विचार आया और धीरे धीरे मैं राजनीति में एंटर होता गया। भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की, संघ की शाखाओं में मैं जाने लगा और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते करते मैंने राम मंदिर के टाइम 56 दिन जेल में बिताए हैं। राम मंदिर आंदोलन में 56 दिनों तक मैंने अलग अलग समय पर कई बार थानों में बंद हुए, सीतापुर जेल में बंद हुए, मेरठ जेल में बंद हुए, दिल्ली के जेलों में बंद हुए। करते करते संघर्ष जारी रहा। 1991 में जब मुरली मनोहर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मुझे उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय मैंने कम से कम दिल्ली में दिए अपने आदरणीय जो इसमें राज्यपाल महामहिम है भगत सिंह कोश्यारी जी, जनरल खंडूरी, हम सब लोग मिलकर के काम किया करते थे। रमेश पोखरियाल जी, अनिल बलूनी जिस समय राज्यसभा के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख भी हैं, वो एक टाइम पर हमारे पॉलिटिकल डिसाइपल थे। हमने ही, मैंने और जगदीश वमगई ने, हम दोनों ने मिलकर के उनको राजनीति का ABCD सिखाया। नियति बलवान होती है, आज वो बहुत आगे निकल गए हैं और लेकिन हम लोगों ने दिल्ली में ही रह करके संघर्ष करना शुरू किया। दोनों की एक सी आदत है, हम एक तो राजनीतिक परिक्रमा कभी नहीं करते, न मैं न जगदीश वमगई। स्वाभिमानता के साथ हम लोगों ने राजनीति की है हमेशा। तब फिर बाद में जब उत्तरांचल संघर्ष समिति का महत्व खत्म हो गया, उत्तरांचल प्रकोष्ठ की स्थापना हुई। दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों को, जो 20-25 लाख लोग आज उत्तराखंड के हैं, उनको मुख्य स्रोत में जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उत्तरांचल प्रकोष्ठ की स्थापना हुई। मैं उसका अध्यक्ष भी रहा हूँ, उसका प्रभारी भी रहा हूँ। और जब 2007 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ था, उस समय मैं उत्तरांचल प्रकोष्ठ का प्रभारी था और जगदीश वमगई दिल्ली प्रदेश भाजपा के मंत्री थे।
हम दोनों ने मिलकर के लड़ झगड़ करके पहली बार शायद इतनी सीटें, हमने 10 सीटें मांगी और सबसे उसमें यह था कि हम दोनों ने अपना नाम उस लिस्ट में नहीं रखा था, हमें टिकट नहीं चाहिए। 10 में से 8 लोगों को टिकट मिला, उन दोनों में हमको भी दिया टिकट, डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय अध्यक्ष थे। 8 में से 7 लोग हम लोग जीते थे। इससे बढ़िया रिजल्ट हम नहीं दे सकते थे। इससे बढ़िया रिजल्ट कोई भी समाज पूरे दिल्ली भर में रहने वाला कोई भी समाज, चाहे पंजाबी हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे कोई भी हो, नहीं दे सकता था कि 8 में से 7 सीटें अगर आप परसेंटेज के हिसाब से लगाएं तो ऑलमोस्ट 80% से ऊपर जाता है। दिल्ली नगर निगम में भी हम लोग बहुत वोकल रहे, हम दोनों की खूब चर्चा होती थी। करते कराते 2012 में कुछ कारणवश, क्या कहूँ, अगर कहें तो सीधे सीधे लेन देन शुरू हो गया भाजपा में। नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मुझे याद है कि उस समय जगदीश बन गए और आप लोगों ने मिलकर के मतलब विरोध का झंडा भारतीय जनता पार्टी में उठाया था और उस समय बहुत बड़ी खबर बनी थी। बल्कि उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे दल को ज्वाइन करने की बजाय अपनी एक पार्टी भी बनाई थी कुछ समय के लिए, राजनीतिक पार्टी, और उसके बाद मुझे लगता है कि आप जो है आम आदमी पार्टी में आए। तो आम आदमी पार्टी में जब आपने पदार्पण किया तो ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे कौन सी प्रेरणा थी, ऐसे कौन से इश्यूज थे जो आपको प्रेरित किया जिसने कि आप आम आदमी पार्टी को ज्वाइन आपने किया, उस पार्टी को जो पार्टी अन्ना के आंदोलन से निकली? मैं अन्ना के आंदोलन से तो केवल इतना ही जुड़ा था कि रामलीला मैदान में जब अन्ना आंदोलन होता था तो निगम पार्षद रहते हुए हमने वहाँ अपनी सेवाएं दी थी, निगम पार्षद रहते हुए भारतीय जनता पार्टी। हाँ, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी उसका 1.5 साल तक मैं घर में बैठा रहा और दुर्भाग्य से मेरे साथ जो घटनाएं हुई, मेरी धर्मपत्नी का देहांत हुआ, पिताजी बहुत सीरियसली बीमार रहे, तो मैं घर में ही था और मेरा मन काफ़ी मतलब उच्चाट सा हो गया था। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी लगातार फरवरी 2013 से लेकर के मुझसे निरंतर संपर्क में थे और उनके ही संपर्क के कारण हमने 2-3 मीटिंगें भी की। करते करते मैंने सितंबर लास्ट में जाकर के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, मेरी बेटी के कहने पर। उस समय मेरी बेटी JNU से PhD के अपने लास्ट चरण में थी, तो उसी ने मुझे जो है वो किया, इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि ये आदमी आज जो इतनी ज़्यादा चर्चा में, टुमारो ही मे बिकम समथिंग बिग, ठीक है नहीं, देन व्हाई डोंट यू जॉइन द आम आदमी पार्टी। देन आई जॉइंड इट। और अरविंद केजरीवाल ने सीधे कहा सर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा मैं अभी मानसिक रूप से लड़ने की स्थिति में और आर्थिक रूप से भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप उसकी चिंता न करें, आप चुनाव लड़िए। और मैंने जैसे लड़ा, आपने जैसे आप बताया, बहुत नैरो मार्जिन से मैं हारा और अच्छी तरह लड़ा, इसी सीट से लड़ा, इसी रिठाला की जो आपने नाम बताया अभी। उसके बाद फिर पिताजी का भी देहांत हो गया और मैं आर्थिक रूप से बिल्कुल विपन्न हो चुका था, तो मैंने कहा कि आप चुनाव की राजनीति से कुछ टाइम के लिए अपने को अलग कर देना चाहिए, तो मैं उससे बिल्कुल अलग हो गया। चलो, ये तो रहा आपका राजनीतिक सामाजिक सफर, जो मैं समझता हूँ कि लगभग 2 दशकों में तो आपका रहा ही होगा। लगभग सर 1980 से मैं लगातार राजनीति में, 4 दशकों का आपका राजनीतिक 40 साल पूरे हो गए। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, दिल्ली सरकार की, उनकी उपलब्धियों की, उनकी अच्छाइयों की, उनकी बुराइयों की। आम लोगों में एक प्रश्न बहुत तेजी से दौड़ता है, खासतौर से आम आदमी पार्टी के विरोधियों की, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों। जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आम आदमी पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा, जिसमें धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न सबसे अहम सवाल है, जब आप वैचारिक दृष्टिकोण से आइडियोलॉजिकली कांग्रेस से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि दिल्ली में आप कांग्रेस से अलग होकर अपनी सरकार बनाते हैं, और क्या वजह है कि कांग्रेस आपसे तालमेल नहीं करती या आप कांग्रेस से तालमेल नहीं करते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है एक ऐसी पार्टी के रूप में सामने है जो राष्ट्रीय फलक पे आने की जो चिंतित है आज, वो कांग्रेस पार्टी से आने वाले समय में समझौता करे और समझौता करके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय फलक में अपनी उपस्थिति दर्ज करे? क्योंकि अगर आपने कम्युनल या रिएक्शनरी फोर्सेस से मुकाबला करना तो जाहिर बात है कि सबको एक होना पड़ेगा फलक में। लेकिन क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की बात तो कांग्रेस भी करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है, लेकिन एक आने के सवाल पर उनमें जबरदस्त विघटन है? क्या ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कुर्सी के लिए? क्या वास्तव में आपको लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष रही? उसने भी तो माइनॉरिटी अपीजमेंट किया। और धर्मनिरपेक्षता क्या केवल कांग्रेस ने पैदा की? अगर हम विश्व इतिहास की ओर जाएं, बहुत पुराना भी नहीं जाएं, हम 1789 के फ्रांस की क्रांति के बाद जाएं, तो उसके बाद यूरोप में जो परिवर्तन हुआ, मार्क्सिज्म पैदा हुआ कहिए, या फिर बिस्मार्क के अगर हम थॉट्स को लें, या अन्य जो लोग हैं, या हम अमेरिका के इतिहास की ओर जाएं, 1776 में जब वहाँ पर
डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, तो क्या वहाँ धर्मनिरपेक्ष नहीं था? आम आदमी पार्टी कांग्रेस से क्यों प्रेरणा ले? आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कोई प्रेरणा नहीं ले रही है। अगर प्रेरणा ले रही होती तो दिल्ली में आज कांग्रेस को नेस्तनाबूद, एक तरह से मैं कहूँ कि राजनीतिक रूप से नेस्तनाबूद करने वाली आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और कांग्रेस को राष्ट्रीय फलक से भी मिटा करके आज नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में हैं तो उसके पीछे अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी का नेपथ्य में बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने कांग्रेस को एक्सपोज किया, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी और उसके टक्कर में भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय, तो भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा गई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है वो पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, मैं कहूँ कि वो किंग जोंग को भी फेल कर चुकी है। वो दुनिया के जितने भी जो इस समय तानाशाह हैं उनको फेल कर चुके हैं मोदी साहब। लेकिन मेरा सवाल ये इसलिए भी था क्योंकि राष्ट्रीय फलक पर अगर हम लोग नरेंद्र मोदी जी को या उनकी पार्टी को या एनडीए को मजबूत शक्ति से, पूरी ताकत के साथ एक राजनीतिक विकल्प बनाने के दृष्टिकोण से मजबूत लड़ाई देना चाहते हैं, तो क्या सब पार्टियां अलग अलग होकर अगर ऐसे चुनाव लड़ेंगी और एकता कायम नहीं करेंगी, तो क्या नरेंद्र मोदी को अलग अलग रह करके एक सशक्त ताकत के रूप में मजबूती से लोहा दे पाएंगी? ये मेरा सवाल है। और आपकी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ बैठे हैं और आप एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है जो राष्ट्रीय फलक पर कदम रख रहा है। उत्तराखंड में भी अब चुनाव लड़ाने की बात कर रहा है सारी सीटों पर, उत्तर प्रदेश में भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात कर रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बन चुकी है और चूंकि और कांग्रेस ऑलमोस्ट नदारद हो गई है। जैसा सीन 1973-74 में हुआ था लगभग वही है, लेकिन उस समय जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्तित्व आज हमारे पास नहीं है, जो कि सभी पार्टियों को कम से कम मैं भी मानता हूँ जब दुश्मन सामने बड़ा हो तो सभी को मिल जाना चाहिए। उस समय अपनी विचारधाराओं को थोड़े समय के लिए अलग थलग कर करके अगर हम एक बड़े राक्षस को खत्म कर रहे हैं, उसको नेस्तनाबूद कर दें। इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो रूप है, मैं आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से राजनीतिक फलक पर एक राक्षस के रूप में आ चुकी है। कल के अखबार में आपने देखा होगा, इंडियन एक्सप्रेस में था कि 8 मिनिस्ट्रीज के बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे कि 2,90,000 करोड़ रुपए कमाने के लिए विभिन्न एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ तक कि 7,000 किलोमीटर सड़क तक बेची जा रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग तक बेचा जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को। मेरे पास पूरी लिस्ट मेरे मोबाइल पर पड़ी हुई है। खबर भी थी, ब्लूमबर्ग की खबर है जिसमें अदानी खबर भी थी। और दिल्ली में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 3 साल पहले 5 जजेस की बेंच ने कहा था कि दिल्ली का उपराज्यपाल केवल 3 विभागों का हेड है, सुप्रीम हेड है, डीडीए हो गया, पुलिस हो गया और जमीन हो गई। इसके अलावा उसको दिल्ली सरकार के हर काम में, डे टू डे उस काम में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। एंड ही इज बाउंड टू सी एंड गेट एग्रीड विद द प्रपोजल्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली। लेकिन आज मोदी जी को क्या आन पड़ी है कि एक छोटे से राज्य, वो भी एक यूनियन टेरिटरीज के लिए स्पेशल बिल लाने की जरूरत पड़ी है लोकसभा में। आप तो लोकतंत्र की हत्या करने पर तुल गए पूरी तरह से। अरविंद केजरीवाल ने तो हाल ही में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इज बैफल्ड बाय द डिफीट इट हैज फेस्ड इन द रीसेंट बाय इलेक्शंस। 5 सीटों में से 4 सीटें। तो मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं? अरे आपके पास 300 से ज्यादा सांसद हैं, इतने राज्यों में आपकी सरकारें हैं, आप दनादन जीतते जा रहे हैं और पूरी पार्टी में आपने एज बिल्कुल तानाशाह की तरह जगत प्रकाश नड्डा की हिम्मत नहीं है कि उनकी कमर जो है कम से कम 90 डिग्री के कोण में झुकी रहती है मोदी जी के सामने। राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा? लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे व्यक्ति अपना मुंह बंद करके बैठे हैं पिछले 6 सालों से। अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी कहा है कि अगर एलजी का शासन ही सब सर्वोपरि होगा दिल्ली में तो फिर चुनाव लड़ाने की क्या बात है? मतलब प्रजातंत्र में चुनाव की फिर जरूरत ही क्या है? जरूरत ही क्या है? बिल्कुल है, ये तो सीधे सीधे प्रजातंत्र की निर्मम हत्या है। मतलब आप अगर उपराज्यपाल कोई एक सरकारी कर्मचारी को, सरकारी अधिकारी को आप दिल्ली का क्या मतलब किसी भी राज्य का अगर आपने सुप्रीमो बना देना है तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही? डेमोक्रेसी इज द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, उनका दृष्टिकोण ये है, उनका मत ये है कि दिल्ली अमेंडमेंट बिल लाना इसलिए भी जरूरी था, एलजी को दिल्ली की पावर्स देना इसलिए भी जरूरी है ताकि दिल्ली सरकार पर
चेक और बैलेंसेस अप्लाई किए जा सके। तो जब 1991 में जब ये एक्ट पास हुआ था दिल्ली की विधानसभा का, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी नरसिम्हा राव की। मदन लाल खुराना और नरसिम्हा राव के बीच में कभी कोई ऐसा मतभेद पैदा नहीं हुआ, ठीक है नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने कभी टांग नहीं अड़ाई अपनी। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार में कोई जो इंटरफेरेंस नहीं किया। उसका मनमोहन सिंह, और चलिए वो तो एक पार्टी थी, मनमोहन सिंह की और शीला दीक्षित की, लेकिन आज मोदी जी ही क्यों बार बार कभी सीबीआई के छापे डलवा दे रहे हैं? सीएम के ऑफिस में सीबीआई के छापे, सीएम के पर्सनल ऑफिस में सीबीआई के छापे डलवाए तुमने, क्या मिला तुमको? हमारे एक मंत्री हैं जैन साहब, सत्येंद्र जैन जी हैं, उनके यहाँ पर आप 4 बार छापे डाल चुके हैं। क्या मिला आपको? अगर कुछ मिला है तो आप उसको जग जाहिर क्यों नहीं करते? आप उनके ईडी के छापे पड़वा रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़वा रहे हैं। खैर इस पर मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, केस सीम्स टू बी सब जुडिस, इट इज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पिछले मैं समझता हूँ कि स्वराज्य के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली प्रदेश में राज्य करती आई है, और जब से नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना है तब से तो कांग्रेस का राज 15 साल रहा है। और जब भी कांग्रेस सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, इन्होंने हमेशा पूर्ण राज्य की बात की। और मुझे अब तक याद है कि मदन लाल खुराना के ज़माने से लेकर अब तक ये सुर्खियां बनती रही अखबारों की कि सरकारों ने ये बिल पास कर दिया और अभी अगले दिन जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन आज तक लगातार इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दिल्ली में राज करने के बावजूद भी, 20, 25, 30 साल होने के बावजूद भी आज तक राज्य का अलग दर्जा नहीं मिला। आपकी पार्टी भी जोर शोर से इसकी बात करती है, और बल्कि विधानसभा से आप लोगों ने प्रस्ताव भी पारित कराया कि भाई दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो आखिर क्या वजह है कि दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इसकी वकालत हमेशा करती रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा वो देंगे, और उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो का भी मेजर पॉइंट ये रहा है। तो क्या वजह है आपकी नज़र में कि ये राज्य का दर्जा इसको नहीं देते हैं? जबकि एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आप लुटियंस जोन, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल केंद्र के अधीन रखें, बाकी राज्यों को हमें दे दें, ताकि लैंड और रेवेन्यू का सवाल जो है जो दिल्ली सरकार से अलग है वो दिल्ली सरकार को मिल सके और दिल्ली थोड़ा खुल के काम कर सके। तो आपकी नज़र में क्या वजह है कि सरकार के पास पूरी बहुमत होने के बावजूद भी वो इस पर काम नहीं करती है? एनडीएमसी का जो खास एरिया जिसको हम लुटियन जोन्स कहते हैं, उसमें 90% एनडीएमसी का एरिया होता है। उसके बारे में उसको अलग रख करके बाकी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए खुद मदन लाल खुराना लड़े थे, खुद साहब सिंह वर्मा ने आवाज़ उठाई, बहुत अल्पकाल के लिए सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। लेकिन आज एक होता है ना कि अगर हम दुर्गा सती को पढ़ें तो महिषासुर या अन्य जो लोग पैदा हुए, यानी वो कोई दिखने के कोई विशालकाय प्राणी नहीं थे, वो भी इसी प्रवृत्ति के आदमी थे, तानाशाही प्रवृत्ति के आदमी थे कि मैं इसको भी खा जाऊं, उसको भी खा जाऊं, उसको भी खा जाऊं। उनके लिए सब कुछ निगल जाना ही उनका ध्येय। आज मोदी जी का अंतिम ध्येय यही है कि हर सत्ता का हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचना चाहिए कि जिसको मैं निगल न सकूं, इसीलिए आज चुप बैठे हुए। इसी तरीके से मैं एक सवाल पे और आता हूँ। दिल्ली में उत्तराखंड की आबादी लगभग 30 या 35 लाख की आगे जाती है, ऐसा हम सुनते आए पिछले कई दशकों से। लेकिन क्या वजह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता से पहले तो उत्तराखंड की बात करती है, बिहार की जनता की बात करती है, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में 50% से ज़्यादा वोट अगर देखा जाए तो पूर्वांचल और उत्तरांचल के हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये दल सत्ता में आते हैं तो उत्तराखंड इनके लिए गौण हो जाता है, बिहाइंड द कर्टन चले जाता है ये मुद्दा। क्या वजह है कि राजनीतिक दल जो है उत्तराखंड को अहमियत नहीं देते हैं? इसके पीछे मैं कारण बताऊंगा कि ज़्यादातर पार्टीज, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी तो भी नवजात पार्टी है, इन लोगों ने सदैव जो है उत्तरांचल के लिए जो भी यूनिट बनाया, जैसे बीजेपी में उत्तरांचल प्रकोष्ठ है, कांग्रेस में भी है, आम आदमी पार्टी में भी उत्तराखंड प्रकोष्ठ के नाम से है, तो हमेशा उसका जो अग्रिम नेता बनाया जाता है वो मतलब एक प्रकार का यस मैन जैसा बनता है। लेकिन जिस समय मैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी था और मुझे साथ मिला जगदीश मंगई जी का, तो हम दोनों ने मिल करके उस समय हम लोगों ने 10 टिकट मांगे, अपना नाम नहीं दिया, 8 लोगों को टिकट दिलवाए। वो एक अच्छी उपलब्धि थी, लेकिन उसके बाद न भूतो न भविष्य की ऐसा कभी हुआ है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने पहली बार मुझे टिकट जरूर दिया, उत्तराखंड मूल का होने के कारण तो नहीं दिया था मुझे, उस समय मुझे पूर्व निगम पार्षद होने के कारण दिया, क्योंकि पार्टी के पास कैंडिडेट्स तो थे, इसी सीट पर करीब 1 दर्जन लोग टिकट मांग रहे थे। लेकिन
अब उस समय दिया, लेकिन उसके बाद किसी भी उत्तराखंड मूल के आदमी को टिकट नहीं दिया। इसके लिए मैं और क्या कहूँ सॉरी। लेकिन एकेडमीज तो खोली है उत्तराखंड की एकेडमी, जो पिछले मतलब आज़ादी के 70 साल के बाद किसी भी हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि है दिल्ली सरकार की और हमें इसके लिए दिल्ली सरकार का धन्यवाद भी करना चाहिए कि जहाँ उत्तराखंड में 20 साल राज्य बने हुए हो गए हैं, उत्तराखंड राज्य ने अभी तक गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा की कोई एकेडमी नहीं बनाई है, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनने के 5 साल के अंदर अंदर इस एकेडमी की स्थापना कर दी थी। दिल्ली में पानी के सवाल पर, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के सवाल पर, दिल्ली में रोजगार के सवाल पर, स्कूल एजुकेशन के स्टेटस को अपग्रेड करने के सवाल पर निसंदेह आप पार्टी के उदाहरणों को अन्य प्रदेशों में भी दोहराने की बात कही जाती है और इस सरकार को इस दृष्टिकोण से काफ़ी सराहा भी जाता है। लेकिन लोग ये भी पूछते हैं कि खासतौर से विरोधी पक्ष के लोग कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी ये शिकायत करती है कि केंद्र सरकार उन्हें उनका जो ड्यू बजट है वो नहीं देती है, उनके विकास के कार्यों में समय समय पर रोक लगाती है जिससे कि विकास दिल्ली का अवरुद्ध हो सके। अभी एक नया उदाहरण आपने देखा कि हाल ही में दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट लाया गया ताकि सारी सत्ता जो है उसका केंद्र जो है एलजी बनाया जाए, जिससे कि ये लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेसी इज एट स्टेक इन दिल्ली। तो इन सब सवालों के बावजूद लोग ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये मैनेज कैसे होता, क्या ये पब्लिक एक्सचेकर पर एक दिन वजन बढ़ेगा नहीं, क्या दिल्ली का बजट सफर नहीं करेगा, क्या दिल्ली बैंकरप्सी की तरफ नहीं जाएगी? ये एक सवाल बड़ा आम पूछा जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पिछले 6 साल में आप देखिए केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार को फंड रोके जाने के बावजूद भी, जीएसटी में तमाम सारी रोक लगाने के बाद भी दिल्ली सरकार का बजट का अमाउंट शीला दीक्षित के टाइम से दुगने से ज़्यादा हो गया है। वहाँ 30,000 करोड़ था तो हम 70,000 करोड़ से ऊपर का बजट पेश कर रहे हैं। ये अलादीन का चिराग है क्या इनके हाथ में? सवाल ये है। हाँ, तो नहीं, अलादीन का चिराग नहीं है। इट इज अ गुड गवर्नेंस एंड ऑनेस्टी एंड चेक्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एक तो जो प्रपोजल शीला दीक्षित के टाइम पर, अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, विकासपुरी से लेकर के और वजीराबाद तक जो थ्रू और जो फ्लाईओवर्स बने हैं, इसके बजट में ऑलमोस्ट 40% की सेविंग हुई है, हजारों करोड़ रुपया बचाया गया है। ऐसी जो भी रोड्स बनती हैं, जो इंजीनियर्स हमारे एस्टिमेटेड बजट बनाते हैं, यूजुअली गवर्नमेंट के साथ क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट के साथ, मैं जो कि निगम पार्षद रहा हूँ, वर्क्स कमेटी में भी रहा हूँ, उसके इंजीनियरिंग कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, तो हम लोगों ने देखा है कि इंजीनियर्स अगर किसी रोड की अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, बना रहे हैं, बनते बनते वो 15 लाख रुपए की बन जाती है, यानी 1.5 गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ 10 साल पहले प्रपोजल बने और आज जब हम उसको बना रहे हैं तो हम उसमें 40% बचा रहे हैं पैसा। एक तो यहाँ से हम बचत कर रहे हैं, दूसरा लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हम आपको जब इतनी सेवाएं दे रहे हैं, व्यापारी लोग भी आज ईमानदारी से टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। आज क्या दिल्ली सरकार ने कभी भी कोई मदद मांगी? जैसे उत्तराखंड सरकार कंगाल हो चुकी है, लेकिन क्या दिल्ली सरकार के बारे में आपने सुना कि दिल्ली के स्कूलों की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई? दिल्ली के स्कूलों की चर्चा आज इतनी होती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया आता है, मोदी के गले लगता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है मैं दिल्ली के स्कूलों को देखना चाहती हूं, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों की चर्चा टाइम्स मैगजीन में, फोर्ब्स मैगजीन में, वॉशिंगटन टाइम्स में छपती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है, फिनलैंड में छपती है। फ्रांस का राष्ट्रपति जानना चाहता है कि मोहल्ला क्लिनिक क्या चीज है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहां से बजट आ रहा है? ये बजट आ रहा है विद द गुड गवर्नेंस। अगर हम इसकी बात करें, बजट की बात करें, तो दिल्ली में एक तरफ घाटे का बजट नहीं है, जबकि तमाम कंसेशन यहाँ की जनता को इलेक्ट्रिसिटी में दी जा रहे हैं, एजुकेशन में दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में दिए जा रहे हैं, जहाँ मुफ्त दवाइयाँ गरीबों को दी जा रही हैं। तो क्या वजह है कि पिछले 2 दशकों से अलग राज्य बने उत्तराखंड में, वहाँ का जो घाटे का बजट है वो 50,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाता है और वहाँ की सरकार 7,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो एजेंसी है जहाँ से उन्होंने उधार ले रखा ब्याज के रूप में देती है टैक्स पेयर्स मनी की। तो ये डिफरेंस आखिर कैसे हो? मुझे पता आप अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन आपकी नजर में ये क्या कारण है कि 20 साल पुरानी उत्तराखंड की सरकार जिसने 9 मुख्यमंत्री दिए 20 सालों में, वो 50,000 से ज्यादा हजार करोड़ रुपए घाटे में जाता है और 7,000 करोड़ रुपए हर महीने हर साल ब्याज के रूप में वहां के टैक्स पेयर में दिया जाता है। लेकिन दिल्ली का इतने कंसेशन के बावजूद भी गुड गवर्नेंस की वजह से सरकार में कोई घाटा नहीं है। Why this difference? Vast difference. एक तो मैंने दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए एक शब्द का यूज किया, गुड गवर्नेंस।
उत्तराखंड सरकार के लिए मैं ये कहूँगा द वर्स्ट गवर्नेंस। बैड भी नहीं कहूँगा, बैड होता तो 50,000 करोड़ नहीं जाता, ठीक है। द वर्स्ट गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर 2, जो भी मुख्यमंत्री वहाँ का बनाए, नारायण दत्त तिवारी को मैं थोड़ा बहुत श्रेय दूंगा कि उन्होंने कम से कम उनके दिमाग में आया कि सिडकुल नाम की कोई चीज़ बन सकती है, तो हजारों फैक्ट्रियाँ लगी हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं। अब पहाड़ के लोगों को कितना रोजगार मिला है वो छोड़ दीजिए, मिला है ऐसा नहीं है, क्योंकि रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 3-4 बार मैं गया हूँ, मुझे हर फैक्ट्री में पहाड़ के लोग काम करते हुए मिले। हरिद्वार में भी कर रहे होंगे, सितारगंज में भी एक सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है। नारायण दत्त तिवारी के अलावा किसी भी मुख्यमंत्री के दिमाग में ये नहीं आया कि हमें यहाँ पर उत्तराखंड के विकास के लिए क्या काम करना चाहिए। वो कल को अगर आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में आती है तो मेरा दावा है कि विद इन 6 months many ideas will come up for the development not only of the तराई एरियाज, ठीक है नी, ऊपर पहाड़ी एरिया के लिए भी बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि पहाड़ों में किन किन चीजों को हम विकसित करें कि लोग जो बाहर चले गए हैं वो वापस अपने गांव की ओर आए और यहाँ पर उनको पैदा करें। आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरी शक्ति और ताकत के साथ पदार्पण कर चुकी है और आपके जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, जो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि 70 की 70 सीटों में चुनाव उत्तराखंड आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लड़ा रही है अपने कैंडिडेट्स और बहुत तेजी से वहाँ सक्रियता नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के सवाल पर क्या आपकी पार्टी वहाँ सशक्त विकल्प बनने की स्थिति में है? देखिए, मैं बड़ा ब्लंट और बहुत ही सामने एकदम बोलने वाला आदमी हूँ। आप मेरी आदत से बहुत अच्छी तरह कई वर्षों से परिचित हैं। मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संगठन की कमजोरी मानूंगा। एक तो आम आदमी पार्टी ने शुरुआत से ही जिन को वहाँ पर प्रभारी बना करके भेजा है आम आदमी पार्टी के रूप में, वो पहाड़ को, एक्चुअली उत्तराखंड की आत्मा है पहाड़, उत्तराखंड की आत्मा है वहाँ के गाढ़ गधेरे, वहाँ के जंगल, उत्तराखंड की आत्मा है वहाँ के सीढ़ीदार खेत, उत्तराखंड की आत्मा है वहाँ का पर्यावरण, उससे वो बिल्कुल भी परिचित नहीं हो पाए। उत्तराखंड की आत्मा है वहाँ के लोगों की सच बोलने की, ईमानदार जो प्रवृत्ति है लोगों की, वो उसको नहीं भा पाए। वो सिर्फ यहाँ से गए और नीचे तराई तक के ही लोगों से वो मतलब इतने ज़्यादा हो गए, संतुष्ट हो गए कि उन्हीं के घरों में रहना, उन्हीं के रिजॉर्ट्स में रहना, उन्हीं के होटलों में रहना, इससे संगठन नहीं बनता। संगठन बनता है आप कंधे में झोला लटकाइए, गांव घूमिए, चाहे आपको पैदल चलना पड़े, आप कार का लोभ भी मत कीजिए। प्रभारी वही है जो गांव में जा करके किसी के घर में दाल भात खाए, किसी के घर में जमीन में बैठ करके लोगों से बात करे, आग तापे, ठीक है नहीं, जंगलों में अगर उनके साथ घूमने की जरूरत पड़े जंगलों में गए, उनके खेतों को देखे, उनके गाढ़ गधेरों को देखे, उनकी परेशानियों को समझे। कहाँ से कितने ऊंचे पहाड़ों में चढ़ करके महिलाएं अपने जानवरों के लिए घास काट करके लाती हैं, पेड़ों की पत्तियों को काट के लाती हैं। जब तक हम इन भावनाओं को नहीं समझेंगे, आम आदमी पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत सकती। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के बावजूद भी शब्द कर रहा हूँ, बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूँ। अभी भी 1 साल बचा है, समझने के लिए बहुत कुछ है। बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के श्री हरीश अवस्थी जी। हरीश अवस्थी जी से हमने कई सवालों पर बहुत ही ब्लंट तरीके से सवाल किए, जवाब मिले उनके। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट और साफ है कि आज वह सरकार केंद्र से मदद ना मिलने के बावजूद भी अच्छी इकोनॉमिक स्थिति में है और देश की, दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य के सवाल पर, पानी बिजली के सवाल पर और रोजगार के सवाल पर, एजुकेशन के सवाल पर सुविधाएं दे रही है। जबकि ठीक इसके उलट उत्तराखंड में 2 दशक के 9 मुख्यमंत्री बदल जाने के बावजूद भी 50,000 से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट वहाँ हो जाता है। मैं अपनी बात इसी बात को कहकर विराम देता हूँ कि ईमानदारी से उन्होंने एक बयान ज़रूर दिया है कि उत्तराखंड में भले ही तीसरी शक्ति के रूप में आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत धमक दी है, लेकिन जब तक वो झोला उठाकर गांव और ब्लॉक स्तर पर, गांव के स्तर पर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आम आदमी पार्टी वहाँ किसी भी सूरत में एक मजबूत और सशक्त विकल्प नहीं बन सकती है। आपके बीच में आपसे विदा लेते हुए सुनील नेगी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।